तो बिहार एसआई के लिए आज हम लोग सेट 3 को पढ़ेंगे। बताइएगा कि कुछ मैग्रोव स्थल है जैसे भीतरकनिका, पिच्चावरम और कुंडापुर, यह भारत के किस तट पर स्थित है? इसमें से कौन कौन जो है, माने कुछ मैग्रोव स्थलों का मैं नाम रख रहा हूँ, मैग्रोव वनस्पतियां का, जो समुद्र में डूबी हुई एक प्रकार से पेड़ पौधा है। तो मैग्रोव स्थल जो है भीतरकनिका, पिच्चावरम और कुंडापुर, इनमें से तीनों में से कौन जो है भारत के पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है? तो इसमें दो होगा, एक तो होगा भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में पाया जाता है और यहीं पर ओलिव रिडले टर्टल कछुआ का प्रजनन स्थल भी है। क्लियर है? और पिच्चावरम जो है ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है? और ये सब यानी कि पिच्चावरम और भीतरकनिका जो है ये पूर्वी तट पर हो गया और कुंडापुर जो है ये पश्चिमी तट पर कर्नाटका में है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि आखिर मैग्रोव वनस्पतियां होती क्या है? तो सुंदरवन जो डेल्टा आपने नाम सुना था वो भी मैग्रोव की ही प्रजाति है। ऐसे पौधे जो मतलब समुद्र में डूबे हुए रहते हैं। क्लियर है? उसके अलावा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, गुजरात के कच्छ के तरफ और सुंदरवन में जो है मैग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो भीतरकनिका और पिच्चावरम, भीतरकनिका तो उड़ीसा हो गया, पिच्चावरम तमिलनाडु हो गया और कुंडापुर जो मैग्रोव वनस्पति है ये पश्चिमी तरफ है। ठीक है? यानी कि अरब सागर की तरफ है, कर्नाटक में कुंडापुर। नेक्स्ट बताइएगा कि इबन बतूता किस देश का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। हाँ, अफ्रीकन था। अफ्रीका के मोरक्को का इबन बतूता रहने वाला था, जो मुहम्मद बिन तुगलक, किसके काल में? मुहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल एवं रक्त पिपासु या सनकी सुल्तान भी कहा जाता है, इसी के शासन काल में वह दिल्ली आया था। और इतना ये विद्वान व्यक्ति था इबन बतूता कि इसके विद्वता से प्रभावित होकर मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया। और इसकी प्रसिद्ध कृति है जो कि एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है, यानी कि वो जो घूम रहा है अफ्रीका में, इंडिया में, चाइना में, जहां जहां वो गया, उसी के यात्रा वृत्तांत पर इसने एक पुस्तक लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उस पुस्तक का क्या नाम है? रेहला। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि रेहला किसकी कृति है, तो इबन बतूता की। रेहला क्या है? तो एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है, यानी कि घूमने को क्या कहते हैं? ट्रेवलिंग करना। क्लियर है? और यह मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 14वीं सदी में दिल्ली आया था। क्लियर है? अच्छा, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा, हाँ, सिक्किम में। नाथुला और जेजलेपा यानी कि नाजे जो है वह सिक्किम है। ठीक है? का बाबू पीजो ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, यानी कि किबुल्ला थी, काकाकोरम, बुर्जिल, पीर पंजाल, जोजिला, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिरोबा हिमाचल प्रदेश में। ट्रिक है इसका, जैसे रोहतांग दर्रा, सिपकिला, बौंडेला, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो नाजय जो है यानी कि आपको नाथुला और जयलपा दर्रा ये सिक्किम में है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि ग्रेफाइट जो है किसका अपरूप है? ग्रेफाइट कार्बन का। कार्बन के अपरूप है ग्रेफाइट और हीरा। क्लियर है? और ग्रेफाइट के कार्बन के जो परमाणु है वह एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? सहसंयोजी बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ग्रेफाइट के अणु जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप है। क्लियर है? अच्छा, ग्रेफाइट का उपयोग और चीजों में किया जाता है, जैसे कि लुब्रिकेंट्स के रूप में, स्नेहक के रूप में। ठीक है? उसके अलावा ग्रेफाइट का प्रयोग जो है एटॉमिक रिएक्टर में जो है किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। ठीक है? क्लियर है? ग्रेफाइट में ग्रेफीन बॉन्ड होता है। तो ग्रेफाइट में ग्रेफीन बॉन्ड बल को व्यापक रूप से VDW फोर्स कहा जाता है, अर्थात वैन डेर वाल्स फोर्स के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के मिजोरम में है और यह पार्क जो है भारत एवं बर्मा यानी कि म्यांमार की सीमा पर है। क्लियर है? और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी
और 100 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मिजोरम। अब किबुलाम जाओ मणिपुर में, किबुलाम जाओ कहाँ है? मणिपुर में। और क्या है? एक प्रकार का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहने का मतलब जो मतलब झील हुआ ना, तो उसी में घास पत्ता के मिट्टी के छोटे छोटे आइलैंड है। क्लियर है? और काजीरंगा असम में है, असम में है, जो एक सिंगी गैंडा यानी कि राइनो के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का उल्लेख है? अनुच्छेद 76 में। और यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भी होता है, भारत का महान्यायवादी। क्लियर है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अर्थात महान्यायवादी के अनुच्छेद 76 में है, और यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसे संसद की कार्रवाइयों में तो भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। क्लियर है? अर्थात भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी हुआ। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। क्लियर है? अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। डेट याद रखिएगा, बार बार पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि गांधी जी ने कुछ मांगे रखी कि सविनय अवज्ञा शुरू करने से पहले 11 सूत्री उन्होंने मांगे रखी, लेकिन इरविन नहीं माना। तब जाकर जो है गुलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना था लंदन में, और उस समय लंदन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, और यहाँ पर भारत में वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था। तो गांधी जी की कुछ मांगों को मांग लिया गया था, जैसे कि कोई भी व्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अगर अपने पद को त्याग कर दिया है और आंदोलन में शामिल हो गया है तो उसको पुनः वो वापस अपने पद पर आ सकता है। शराब की दुकानों पर आप धरना भी दे सकते हैं। जिनकी संपत्तियां जब्त की गई थी उनको वापस भी कर दी जाएगी, और सिर्फ हिंसा में लिप्त लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, और इसी के अंतर्गत कुछ बातें गांधी जी का मान लेते हैं इरविन, और इरविन भी जो है गांधी जी क्या करते हैं, और गांधी जी इरविन का बात मानकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और वहीं सेकेंड राउंड टेबल जो हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में, उसमें गांधी जी भाग लेने के लिए 1931 में लंदन चले जाते हैं। क्लियर है? वहीं पर गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था किसने? फ्रैंक मॉरिस ने। क्लियर है? और देशद्रोही फकीर की संख्या विंस्टन चर्चिल ने दी थी। क्लियर है? याद रखना, इसको गड़बड़ाना नहीं है। जब भी कहेगा कि अर्धनंगा फकीर, जब सीढ़ी पर जब चढ़ रहे थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा अर्धनंगा फकीर, लेकिन देशद्रोही फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। क्लियर है? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है? और भारत सीडीएम को बंद कर दिए गांधी जी। नेक्स्ट बताइएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वह 14 जनवरी 1761 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तीसरा युद्ध। हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी, हाँ बिल्कुल सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। यही वो अहमद शाह अब्दाली है जो अफगान का शासक था, अफगानिस्तान का, और इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। क्लियर है? और इधर से जो था मराठा के तरफ से सदाशिव राव थे सेनापति के रूप में। इस सब का कहानी यहाँ पे चौपट हो जाता है, और मराठों की बहुत बुरी तरह हार होती है। ठीक है? ये जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है अर्थात लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। वही ना पूछ रहे हैं। लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है? बढ़ जाएगा, तबे ना। नहीं समझे? मान लीजिए यहाँ पर आप फ्यूज लगाए हैं, हाँ बढ़ जाएगा। फ्यूज कब उड़ेगा? शॉर्ट सर्किट। हाँ, बढ़ेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब है फ्यूज का उड़ जाना। तो ये कब उड़ेगा? जब धारा का मान, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। ठीक है? लघु परिपथन को अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, और जब परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तो फ्यूज उधिया जाएगा। ना लोग कहला फ्यूजे उड़ गए। अच्छा, प्लूटो को जो है
ग्रह की श्रेणी से कब हटाकर उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया? 2006 में। 2006 में जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन का प्राग गणराज्य चेक में बैठक हुआ था, तो पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, बाद में प्लूटो को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में फिर विचार चल रहा है कि नहीं उसको शामिल कर लीजिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि फौन व चिनूक ये किस प्रकार के पवन है? शुष्क हैं कि शरद है? फौन और चिनूक जो हैं ये शुष्क पौने हैं, गर्मी वाला, जो कि आल्पस अर्थात उत्तरी यूरोप की घाटियों में फौन पौनों का संचरण होता है, जबकि चिनूक का जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से, याद रखना है, पूर्वी कहीं कहीं पूर्वी ढलान पूछता है, कौन पर्वत है भी पूछता है। तो फौन और चिनूक दोनों जो हैं ये शुष्क पवन है। क्लियर है? फौन जो है यह उत्तरी आल्पस यूरोप की घाटियों में चलता है, जबकि चिनूक पवन है यह रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका में चलता है। क्लियर है? और इसका असर कनाडा तक भी जाता है। और हरमट्टन जो है एक गर्मी वाली पवन है, और कहाँ है? पश्चिम सहारा अफ्रीका में। मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है, कहाँ है? फ्रांस में। क्लियर है? तो यहाँ से फिर इसको क्लियर किया जाए कि यूएसए की स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है? चिनूक, जो कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से बहती है, और ये एक प्रकार की शुष्क पवन है, यानी कि गर्मी। ठीक है? और फौन जो है ये कहाँ है? आल्पस यूरोप की है। क्लियर है? और हरमट्टन ये गर्मी वाली पवन है, शुष्क धूल भरी है, और ये पश्चिमी सहारा अफ्रीका में चलती है। और मिस्ट्रल पेरिस में, फ्रांस में। नेक्स्ट बताइएगा कि औरैया जो थर्मल पावर प्लांट है, औरैया ये कहाँ स्थित है? गलत है, बिहार में तो है ये नहीं है। औरैया थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या समझते हैं? ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र जो है औरैया जो है यह उत्तर प्रदेश के दिबियापुर जिले में स्थित है, और यह एनटीपीसी की गैस आधारित बिजली संयंत्र है। क्या है? गैस आधारित। ये जो है ताप आधारित नहीं है, टेम्परेचर थर्मल नहीं है, गैस आधारित है। और जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी, कांटी, कहलगांव ये सब बिहार की क्या है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बताइएगा, कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम पहले आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना में हो गया थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तालचेर जो है उड़ीसा में हो गया। तालचेर में ही भारी जल बनाया जाता है, D2O। और D2O की खोज किसने की थी? यूरियम बासबर ने। 5000 साधारण जल के भागों में एक भाग जो है वह D2O होता है। और D2O क्या करता है? मॉडरेटर के साथ साथ शीतलक यानी कि कूलेंट का भी काम करेगा एटॉमिक पाइल में। कवास गुजरात में है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवन थे। और ये बहुत ही मतलब डिसेंट फैमिली से आते हैं। इनके माता पिता आज भी खेती करते हैं लोग, ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े मैंने खानदान के ये हैं वो हैं। तो ये के सिवन जो हैं ये बहुत मैंने डिसेंट आदमी है, और इनके माता पिता आज भी खेती करते हैं। और चंद्रयान 2 के समय ही ये इसरो के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। क्लियर है? बताइएगा कि अगर माने वह कौन सी प्रक्रिया है जो ठोस को द्रव्य में बिना बदले सीधे गैस में परिवर्तित कर देगी? उसको सबमिलेट या सबमिलेशन, ऊर्ध्वपातित या ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण बताइए। कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये सब जो है क्या है? ऊर्ध्वपातिज यानी कि सबमिलेट मैटर हैं। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी द्वारा सन 1903 में साउथ अफ्रीका से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता था। हरिजन का भी प्रकाशन महात्मा गांधी ने भारत में सन 1933 में शुरू किया था। 1933 में हरिजन का। क्लियर है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि ये जो माने ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वाले जो गैस हैं, जैसे इसको कहा जाता है भूमंडलीय उष्मीकरण,
भूतापन या ग्लोबलाइजेशन वाले गैसों के कुछ नाम बताइए। CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 SO2 तो होबे नहीं करेगा, ना SO2 CO2 होगा। CH4 हाँ, मीथेन हो गया, CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, NO2 हो गया। ये सब क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये सब ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन SO2 नहीं है, वो सल्फर डाइऑक्साइड है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि ककोलत जो लेक है, ककोलत माने झील, बिहार के नवादा जिले में है। बिल्कुल क्लियर है। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? बिहार के मुंगेर जिला में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर जिला में है और ककोलत जो है वो नवादा में है। ठीक है। अच्छा, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक स्थल है करंडा कुंड। ठीक है। अच्छा, वीरायतन मतलब किस धर्म से संबंधित है? वीरायतन जैन धर्म से है। जैन मंदिर और संग्रहालय है वीरायतन। क्लियर है? अच्छा, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर जो है निहरता घोषित किया गया, अर्थात दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया। कब? 1985 में, और राजीव गांधी के शासनकाल में किया गया। और ये दल बदल अधिनियम जो है यह संविधान के किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। क्लियर है? और इसमें माने कोई भी मान लीजिए कि आप बीजेपी पर टिकट से जीत गए हैं, आज जीतने के बाद देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है, तो जाके उस कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी को रोका गया था राजीव गांधी के शासनकाल में, दल बदल निरोध करके, और यह संविधान के 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और सन 1985 में संविधान के 52वें संविधान संशोधन करके इसको लागू किया गया। नेक्स्ट बताइएगा कि फूल का प्रजनन अंग कौन है? फूल का प्रजनन अंग कौन है? स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब है ना। वर्तिका, वर्तिकाग्र हैं, परागकोश, एंथर, ये सब क्या है? ये सब फूल के प्रजनन अंग है। जबकि बाह्य दल जो है यह सबसे बाहरी भाग होता है। क्लियर है? उससे अंदर जाता है, अंदर जाके वहाँ पे बाह्य दल समझते हैं कौन सी हो गया? जैसे मान लीजिए कि अड़हुल का फूल खिला, बाहर को लंबा निकल आता है। बाह्य दल का जैसे अड़हुल का जो फूल खिला रहता है, जो बाहर जो हरियर का पतैया है ना, ये सब बाह्य दल है। तो पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र और परागकोश यानी कि स्टाइल और स्टिग्मा एंड एंथर ये सब क्या आते हैं? फूल के प्रजनन अंग में आते हैं। उसी दिन पढ़े थे हम लोग जो बायोलॉजी वाले सिलेबस में। निमारी जो है, निमारी, यह किस पशु की नस्ल है? गाय का। हिलोस्ट्रीन, साहिवाल, ये सब गाय की नस्ल है। अच्छा, चुनाव संबंधी सुधारों से जो चुनाव जो मतलब जैसे मान लीजिए ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना नरसिम्हन समिति। ठीक है। टैक्स सुधार का मान लीजिए कि राज्य चलैया समिति। तो उसी तरह चुनाव सुधारों से संबंधित कुछ समिति का नाम बताइए। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, ये सब जो हैं ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता और तारकुंडे समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगर वही पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से है, और पंचायती राज का पिता बलवंत राय मेहता समिति को ही कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना सन 1957 में की गई थी। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के जन्मदाता बलवंत राय मेहता ही है। तो पंचायती राज के पिता, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये सब हो जाएंगे बलवंत राय मेहता समिति। अगर वहीं अशोक कुमार कहा जाए तो इन्होंने 2 स्तरीय दिया कि पंचायत में 2 स्तर पर होंगे पंचायती राज जो निकाय होंगे। इनकी इसकी स्थापना 77 में की गई थी। और वहीं अगर कहा जाए GVK राव समिति, तो ये भी LM सिंधवी समिति, ये सब पंचायती राज से हैं। लेकिन दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता और तारकुंडे समिति ये सब चुनाव सुधारों से हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म स्थान कहाँ है? बनारस में। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान बनारस में है। और साथ ही 1857 की क्रांति की नेता रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म स्थान बनारस ही है। विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर
वाराणसी ही है। ठीक है, गौतम बुद्ध का भी आखिरी वहीं पे हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। अच्छा, यहाँ कुशीनगर। हाँ, देवरिया में। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना जाना, कार्यकाल का क्या सिस्टम रहेगा, उसके अलावा जो है ये क्या बोलते हैं निर्णायक जो मत देना है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में है। अनुच्छेद 100 में कि अगर टाई हो जाए तो ये लोग निर्णायक मत देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे, और जिसके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, तो वो उसमें पीठासीन नहीं होगा। क्लियर है। और उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा उनको हटाया जा सकता है, लेकिन हटाए जाने की सूचना 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह किस रूप में शपथ ग्रहण करता है? सामान्य सदस्य के रूप में। क्लियर है। अच्छा, एक चीज को बिहार दरोगा ने के एग्जाम में पकड़ कर रखा है, वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग को जो है बिहार एसआई बोर्ड ने पकड़ के रखा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय पंजाब का गवर्नर ओ डायर था, और जो गोली चलवा रहा था जालियांवाला बाग में वो REH डायर था, रेगिनाल्ड नॉक्स डायर। क्लियर है। और सैफुद्दीन कुचलू एवं सत्यपाल जो कांग्रेस के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसी के विरोध में जालियांवाला बाग में सारे लोग बैसाखी के दिन एकत्रित हुए थे, और ये अंधाधुंध गोली चला दिया REH डायर, लेकिन पंजाब का गवर्नर ओ डायर था। अब बात यहाँ पर यह है कि ये जालियांवाला बाग जो है ये कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी, ये भी क्लियर हो गया। उसके अलावा जनरल ओ डायर को 1940 में लंदन जाकर उधम सिंह ने गोली मारा, जो पंजाब के क्रांतिकारी थे। क्लियर है। तो इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। बहुत सारे लोगों ने त्यागा, कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने भी त्यागा था। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि जागरोस पर्वत कहाँ है? जागरोस पर्वत दक्षिण पश्चिम ईरान में है। हाँ, ईरान बस याद नहीं रखना है। जैसे सहारा उत्तरी अफ्रीका नहीं, उत्तरी अफ्रीका में है, उसी तरह जागरोस जो है, जागरोस पर्वत माउंटेन दक्षिण पश्चिम ईरान में है। जैसे कि क्वींसलैंड जो ये ग्रेट बैरियर जो रीफ है, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड है उसके उत्तरी पूर्वी भाग में है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल। बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 207 के अनुसार जो है कि राज्य विधायिका यानी कि विधानसभा में कोई भी धन विधेयक बिना राज्यपाल की अनुमति के पेश नहीं की जाएगी। पहले अनुमति ले लेना है राज्यपाल से, और वहां भी लोकसभा में कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं प्रस्तुत की जाएगी। क्लियर है। लेकिन राज्य वाला जो है अनुच्छेद 207 में है, बिना राज्यपाल के आदेश के कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसी तरह यहाँ विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेंगे। अगर और उस पर किसी भी न्यायालय में जाकर आप केस मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति ये चीज को प्रश्नगत नहीं कर सकता है, प्रश्न नहीं उठा सकता है कि अध्यक्ष ने अगर कह दिया कि इट इज मनी बिल तो मनी है बिल। क्लियर है। तो उसी तरह राज्य विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोकसभा में बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के कोई विधेयक धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और उसी तरह राज्य विधानसभा में भी राज्यपाल के बिना अनुमति के कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया सकता है। क्लियर है। अच्छा, केरल के कुछ नृत्य शैली का नाम बताइए। मोहिनीअट्टम, कथकली, कुडियाट्टम, ये सब जो है केरल की लोक नृत्य कला शैली है, जबकि भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु की है। कथक कहाँ की है? उड़ीसा, उत्तर भारत। और भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक, उसके अलावा कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम जो है केरल है। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। ठीक है। केरल की
जो हाई कोर्ट चलता है वह एर्नाकुलम में चलता है, और यहीं वह केरल का कालीकट बंदरगाह है जहाँ 17 मई 1498 को कौन आया, वास्को डी गामा, और आया और भारत को ले डूबा। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यहां कह रहा है कि ग्रॉस क्या कह रहा है, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद कह रहा है, अर्थात जीडीकेपी, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, इसका खोज करता है। ये शब्द किसने दिया, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द किसने दिया, तो वो जो था वो दक्षिण कैलिफोर्निया का एक प्रोफेसर था जिसका नाम था उम्बेर्टो सुलपासो। ठीक है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI जो जारी किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, महबूब उल हक जो अर्थशास्त्री थे उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा वगैरह को शामिल किया जाता है। तो उसी तरह यह जीडीकेपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट को उम्बेर्टो सुलपासो जो कि दक्षिण कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट बताइएगा कि वो कौन मुगल बादशाह था जिसने बुहरान उल मुल्क की उपाधि किसे दी थी। हाँ, मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह रंगीला, इसने सादत खां को बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ठीक है, क्लियर है। 1722 में, और सादत खान ने जो है 1722 में अवध राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है। अवध की स्थापना ईरानियों ने और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी, याद रखिएगा। और हैदराबाद की स्थापना कौन करता है, चिनक्लीज खान, आसफ जहां। क्लियर है, उसी को उपाधि दिया था वो, कौन, वही दिया था मोहम्मद शाह रंगीला। और यहाँ सादत खां को बुहरान उल मुल्क की उपाधि दिया क्योंकि इसने उसी के शासनकाल 1722 में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। क्लियर है। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुंदर सुंदर लड़की के चक्कर में ज्यादा रहता था। इसी के शासनकाल में जो है हमला किया कौन, नादिर शाह, और उठा ले गया क्या, तख्ते ताऊस, कोहिनूर हिला सब छीन छान के लेके चल गया, मयूर सिंहासन ले गया। यही वह मोहम्मद शाह रंगीला है जिसने भारत से अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्लियर है। और इसका शासनकाल है ये 1748 तक रहा, 1719 से लेकर 1748 तक रहा। और सैयद बंधु जो कि बिहार के थे, जो कि शासक के नृप निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी अंतिम रूप से पतन इसने भी किया। वो जिसको चाहते थे मुगल दरबार में राजा बना देते थे, मोहम्मद अली सब। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। नेक्स्ट बताइएगा कि विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत मोटर, कार्य ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इलेक्ट्रिक जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर किससे चलेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक से चलेगा तो कार्य ऊर्जा न करेगा, यांत्रिक ऊर्जा करेगा। कैसा, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, फ्रांस करेगा। क्लियर है। और वही 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिका करेगा। और हाल ही में 2020 में टोक्यो में हुआ है 32वां ओलंपिक खेल। ठीक है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक क्या होता है, अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। क्लियर है। अच्छा, भुगतान संतुलन में क्या क्या होता है, वस्तु सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। भुगतान संतुलन का मतलब यह हुआ कि आयात से ज्यादा आप निर्यात कर रहे हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और यह नासिक के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है।
और इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। अगर वहीं कहा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है तो गंगा है, और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें 2071 किलोमीटर भारत में बहती है, शेष भाग बांग्लादेश में बहती है। गंगा नदी की उत्पत्ति गोमुख के निकट हिमानी से होती है और बिहार के बक्सर जिला के चौसा में यह प्रवेश करती है। क्लियर है? और गंगा नदी के पानी में कीड़े क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस पाए जाते हैं, और बैक्टीरियोफेज का यही काम है कि उसका भोजन जीवाणु है, तो सारे बैक्टीरिया को वो खा जाते हैं, इसलिए गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा कौन है, तो जब की कहेगा ना तब कावेरी होगा। दक्षिण की गंगा तो कावेरी, दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? 14 दिन को। अर्थात मनी बिल को जो है संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में दोबारा भेजने का जरूरत नहीं है, उसको मन करे तो पास करे, मन करे तो अपने रखे रहे, 14 दिन तक रखेगा या ना करी पारित मान ले। अर्थात लोकसभा का धन विधेयक के संबंध में अधिकार है। क्लियर है? लेकिन राज्यसभा को भी एक चीज में अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार, बहुत बड़ा पावर है राज्यसभा के पास। क्लियर है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है, और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर कर जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर है? अर्थात धन विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को बस सिफारिश के लिए भेज दीजिए, मन करे तो करे, मत करे। कैसा है? नेक्स्ट बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रख्यात मूंगे की चट्टान है, प्रवाल भित्ति है, और ऑस्ट्रेलिया के किस तट के समांतर है? पूर्वी, और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप के उत्तरी पूर्वी। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूर्व के तट के समांतर है, और इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जो है ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। और यूनिसेफ का? यूनिसेफ का जिनेवा होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित करता है यूनेस्को, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। क्लियर है? नहीं बताइएगा लोग कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण कब लॉन्च होगा? वो हो गया है 2020 में। नेक्स्ट बताइएगा कि किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा? एक चीज हमेशा याद रखिए, यहां मैंने प्रश्न पूछा है कि किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसी का प्रकीर्णन कम हो जाएगा। यानी लाल रंग का अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो लाल रंग का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग सबसे कम होगा। इसी स्कैटरिंग कम होने के कारण जो है जब भी ट्रेन व्रेन का घटना उठना होने वाला रहता है तो लाले टॉर्च दिखाया जाता है, लाले झंडा दिखाया जाता है। और जो ये टिंडल जो इफेक्ट होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन का। क्लियर है? आसमान भी जो नीला दिखता है ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्लियर है? सवेरे के समय में जब आप खिड़की खोलिएगा धूल के कण आएंगे, वे सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए दिखाई देंगे, ये टिंडल इफेक्ट है। रात में कंबल को झाड़िए, टॉर्च जलाइए, उसके धूल के कण चमकेंगे, टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट आकाश का नीला रंग और उसके ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम किस में है? 23 में है। ठीक है। तो बलात् श्रम एवं दुर्व्यापार जो है यानी कि गलत व्यापार, मान लीजिए किसी नाबालिग बच्ची को आप बेच दिए, उसके अलावा जबरदस्ती श्रम करा रहे हैं, तो ये सब 23 में है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ठीक है।
और बालकों का नियोजन कारखानों में नहीं करना है 14 वर्ष से कम के बालकों का, यह अनुच्छेद 24 में। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी। कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, और लेकिन अब ये तेलंगाना भी शामिल हो गया है, ठीक है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है कृष्णा, ठीक है। मंत्र में बोला था कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु, बहुत बोला जाता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, अच्छा ये जो इंडोनेशिया है इसके राजधानी का क्या नाम रख लिया गया? नूरु सुल्तान, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम अब जो है वो सब खत्म हो गया, हमेशा राजधानी का नाम परिवर्तित कर रहा है, तो इंडोनेशिया की राजधानी का नया नाम जो है नूरु सुल्तान है। और विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो यही 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। पूरे भारत का नहीं है ये सिर्फ बंगाल, मद्रास और बंबई को मिलाकर कहा जाने लगा। और इस तरह बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था? विलियम बेटिक था। यही वह विलियम बेटिक है जिसने अनुच्छेद 17 का प्रयोग कर राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत से सती प्रथा को अंत कर दिया। साथ ही लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल में ही ये जो लॉर्ड मैकाले था इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया और साथ ही कानून का वर्गीकरण भी किया। ठगी प्रथा का भी अंत, ठगों का उन्मूलन करने के लिए भी इसने प्रयास किया, कर्नल स्लीम है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 1724 में। निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के मध्य जो दक्कन का सूबेदार था उसी ने यह खेड़ा की लड़ाई हुई थी 1724 में। शंकर खेड़ा, ये गाना भी है शायद, इस पर कुछ गाना वाना भी बना है। इसमें निजामुल मुल्क की जीत हुई थी और मुबारिज खां की हार हुई थी। ये वही वो निजामुल मुल्क है, आसफ जहां जो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। अब लास्ट लगे आजादी चाहिए इसको, तब जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए? मिला पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिए, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष हैं। और वर्तमान में राज्यपाल लोकपाल जो हैं वो ये प्रदीप कुमार मोहंती हैं। नेक्स्ट बताइएगा, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाएगा? भूउष्मीय ऊर्जा। जब गर्म पानी में सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है तब इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन भूउष्मीय कहलाएगा। पनिया ना बल्टी में भर के जलवा के दिमाग गरमावे नहीं सने बहु टैंका बजाज कर रहला डाल के वो हवे हॉट स्प्रिंग का प्रयोग। तो ये विद्युत उत्पन्न करके गर्म करता है तो किस प्रकार का ऊर्जा का प्रयोग करता है? जियो एनर्जी, भूउष्मीय ऊर्जा। क्लियर है। कनिष्क के शासनकाल में कौन से बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और यहीं से बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त जाता है, हीन यानी और महायान। नेक्स्ट बताइएगा, 1816 में सुगौली की संधि में अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? गोरखा के बीच, ठीक है। और उस समय अंग्रेज जो गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और इसी ने क्या किया था? रिंग फेंस की नीति, घेरे की नीति यहीं लाया था। क्लियर है। और सुगौली की संधि 1815 में हुई और लिखबद्ध हुई जिसका अनुमोदन 16 में किया गया और इसमें अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य थापा उपहार गया लोग। ये चंपारण भी उसी में है स्थित। क्लियर है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण के बेतिया में है, ठीक है। उदयपुर वाला राजस्थान नहीं, राजस्थान भी ऑप्शन में दिया है, वाह। उदयपुर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, सरया मन, ये सब यहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है यानी कि लेडीज वाला जनन अंग नहीं है। ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, फैलोपियन ट्यूब। शुक्रवाहिका नहीं है क्योंकि शुक्राणु जो बनता है किस में बनेगा? नर में बनेगा। तो शुक्रवाहिका यानी कि शुक्राणु वाला पार्ट नर होगा
जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब जो है ये सब महिलाओं में होता है। क्लियर है? और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही बच्चे को पोषण मिलता है। नहीं, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, प्लेसेंटा के द्वारा उसको पोषण मिलता है। जो भ्रूण होता है ना, इम्ब्रोए, जब माने फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा तो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही बनेगा और भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल के द्वारा मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो जितना भी जोड़ा गया वाला पूछेगा ना, 42वां होगा और छोड़ा गया में 44वां होगा। 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। क्लियर है? और 42वें संविधान 76 में ही क्या हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, रसिया से लेकर। नहीं बताइएगा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो मुख्यमंत्री अगर बन जाता है तो कितने समय के अंदर उसके राज्य विधायिका के लिए निर्वाचित होना होगा? 6 महीने के भीतर। क्लियर है? चाहे वो विधानसभा में बने चाहे विधान परिषद में बने। नेक्स्ट बताइएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है और इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। और अपवर्तन के कारण ही बहुत सारी चीजें होती हैं। तारों का टिमटिमाना। क्लियर है? पानी से भरे गिलास में सिक्का रखा है, ऊपर उठा दिखेगा। जल के अंदर मछली ऊपर दिखेगी, 6 डाल दीजिए तो टेढ़ा दिखेगा। ये सब क्या है? अपवर्तन के कारण है। नेक्स्ट बताइएगा कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। आहार नली यानी कि इलेनेंटरी कैनाल की दीवार 4 स्तरों से बनी होती है: सिरेसा, मर्कुलेरिस, संब्यूकोसा, म्यूकोसा। तो सिरेसा जो है सबसे बाहरी परत है, जो एक पतली उपकला मेजोथीलियम तथा लघु संयोजी ऊतकों से बनी होती है। तो आहार नल की सबसे बाहरी परत इलेनेंटरी कैनाल कहलाती है। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुसफुस धमनी। इसको कहा जाता है पुलोनमरी धमनी। और यही है, देखिए, धमनी में तो सारा शुद्ध रहेगा लेकिन सिर्फ पुलोनमरी धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। उसी तरह जितने भी सिराएं यानी कि वेन्स हैं उसमें तो अशुद्ध रक्त रहता है लेकिन सिर्फ पुलोनमरी वेन में शुद्ध रहता है। ठीक उसका उल्टा होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? बिग डिवेन। लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बताइएगा जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ। प्रथम थे ऋषभदेव, तीसरे थे संभवनाथ, द्वितीय थे अजीतनाथ, चतुर्थ थे अभिनंदन नाथ, 5वें थे सुमितनाथ और 23वें पार्श्वनाथ। बनारस में जन्म हुआ था। वो बनारस के अशोकसेन के राजा के पुत्र थे, काशी के। और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर हुए जो कि झांत्रिक कुल के थे। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन जो है शार्क क्या है? मछली वर्ग से संबंधित है, जबकि स्टारफिश, व्हेल और सिल्वर फिश ये सब मछलियां नहीं है। व्हेल तो स्तनधारी है और शार्क जो है वो क्या है? मछली है। और शार्क में जो होता है हड्डी नहीं होता है, कार्टिलेज होता है, सिर्फ उपास्थियां होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मनुष्य के शरीर के कौन सा अंग या ग्रंथि है जो कि डेवलपिंग हार्मोन निकालेगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यही जो है डेवलपिंग हार्मोन निकालता है, अर्थात STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अगर सोमैटिक हार्मोन ज्यादा लगे निकलने तो मनुष्य का शरीर एक्रोमेगली यानी कि भीमकाय हो जाएगा, गिग्नेटिज्म हो जाएगा। ठीक है? अगर STH यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कम निकालेगा तो ड्वार्फिज्म यानी कि बौना हो जाएगा। क्लियर है? तो अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबको कंट्रोल करता है। यही थायराइड ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। और जो कपाल के सेफनाइड नामक गड्ढे में स्थित होता है पिट्यूटरी यानी कि मास्टर ग्रंथि, और इसे सेल टर्सिका भी कहा जाता है और इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। क्लियर है? बहुत सारा हार्मोन निकालता है, STH, TSH, LTH, लेक्टोजेनिक, एक्स भी निकालता है जो जनन ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। ठीक है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य का क्या नाम है? बेरिंग जल संधि जो है ना, जल डमरू मध्य, एशिया उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा लो
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, और 14 जनवरी 1761 को भारत पर किसने हमला किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठों की हार हुई। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च निकाय कौन है? संसद है कि नीति आयोग है कि सुप्रीम कोर्ट है? कौन है? संसद है। यानी कानून बनाने का कार्य संसद ही करेंगे, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो सांसद, लेकिन कानून वही बनाएंगे और सभी को लागू होगा। ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किसने किए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्य है 1828 से लेकर 1835, और बंगाल के गवर्नर जनरल अंतिम था और भारत का यह गवर्नर जनरल प्रथम था। और बेंटिक ने ही अनुच्छेद 17 का प्रयोग करके सती प्रथा का अंत किया, और साथ ही बेंटिक के शासन काल में ही जो है लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, कानून का वर्गीकरण भी किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कर्नल सलीमन को ठगों का अंत करने के लिए रखा। तो कर्नल सलीमन ही ठगी प्रथा के अंत किया, और ठग जो है देवी काली की पूजा करते थे। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने सेट 3 को कंप्लीट किया।